दोस्तों नमस्कार, मैं नवनीत मिश्रा पीनेक्स्ट लाइव पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग की जो क्लास होगी वो भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र को लेकर के है। तो आइए देखते हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या है और ये हमारी परीक्षा के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। आइए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये भारतीय संविधान का भाग 1 है और इसमें हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक के प्रावधान देखेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग के अंतर्गत ये पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम लोग भारतीय संविधान के संदर्भ में जब हम लोग भाग 1 पढ़ते हैं तो इसमें आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 इन चारों के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि भारत वास्तव में है क्या, या भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों की चर्चा की गई है। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 1 है क्या। तो भारतीय संघ व्यवस्था में भारतीय संविधान में इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक का हम लोग को अध्ययन करना है और इसमें आर्टिकल 1 जो कहता है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 1 यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इस आर्टिकल्स को जब हम लोग देखते हैं तो इस पे 2 प्रकार के नामों की चर्चा की गई है। एक तो हमारे देश का नाम, एक तो भारत है और दूसरा इंडिया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जहां भी हम लोगों ने देखा है या भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाएगा। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या भारत की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग भारत का परिचय जम्बू द्वीप से शुरू करते हैं। जम्बू द्वीप है, फिर यूनानियों ने उसे कुछ कहा, फिर रोमनों ने कुछ नाम दिया, जैसे इंडस नदी के किनारे इंडस नाम दिया। तो इस प्रकार से कई नाम, हिंदुस्तान नाम भी हमें मिलता है। लेकिन जब भारतीय संविधान की रचना हुई तो उसमें भारत के संविधान में केवल 2 नाम भारत के रखे गए हैं। एक है भारत और दूसरा है इंडिया। इस देश में यानी कि अगर हम हिंदुस्तान कहते हैं तो ये हमारा पुराना नाम है, लेकिन जो है भारतीय संविधान में लिखित जो नाम की चर्चा है उसमें ये 2 नाम है, यानी भारत को 2 नामों से जाना जाता है, भारत और इंडिया। तो ये भारत के नाम की चर्चा पहला आर्टिकल करता है। और दूसरा इंडिया राज्यों का संघ है, तो इसमें कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन ऑफ स्टेट होगा, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है, और सबसे पहली चीज कि इस संघ का मतलब क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही पूरे 395 आर्टिकल्स को पढ़ लेने के बाद केवल आर्टिकल 1 में ही संघ शब्द का प्रयोग किया गया है और संघ शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ये देखने वाली बात है। लेकिन ये संघ है क्या और इसे भारत के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है। जब हम लोग 1935 का अधिनियम
पढ़े थे, तो 1935 के अधिनियम तक हम संघीय प्रणाली के अंतर्गत चल रहे थे, यानी संघ शासन व्यवस्था के अंतर्गत चल रहे थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्रता के और नजदीक पहुंचता चला गया, तो उस समय आप देखे होंगे कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन ने भारत में जो है ये यूनियन शब्द का प्रयोग किया कि भारत जब बनेगा तो यहाँ पे यूनियन जो है शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। और जब भारत की संविधान सभा बन रही थी, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत भी भारत को एक यूनियन के रूप में बताने का प्रयास किया गया था। संघ शब्द के अंतर्गत संघ के कई रूप होते हैं, जैसे एक हो गया अधिसंघ, अधिसंघ जिसे हम कहते हैं कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन। और ये जो अधिसंघ है या कन्फेडरेशन है, अधिसंघ है और एक संघ है और एक परिसंघ है। इन तीन चीजों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जो अधिसंघ का मतलब होता है, किसी भी शासन प्रणाली में दो चीजें होती हैं, एक को हम संघ कहते हैं, एक को हम राज्य कहते हैं। लेकिन जब हम कन्फेडरेशन या अधिसंघ की बात करते हैं तो इसमें संघ से ज्यादा शक्तिशाली राज्य होते हैं, यानी कि अधिसंघ के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा पावर वाली चीज है वो राज्य है। और इसके अधिसंघ के अंतर्गत राज्यों का यह कार्य है कि ये संघ से अलग भी हो सकते हैं, ये संघ से अलग होकर के भी अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है यूएसएसआर का। यूएसएसआर सोवियत गणराज्य जो था वो बहुत से राज्यों का एक संघ था, लेकिन उनको यह अधिकार था कि उनके राज्य संघ की सीमा से अलग होकर के अपना अलग क्षेत्र बना सकते हैं। तो ये संघ की बात हो, ये अधिसंघ की बात हो गई, कन्फेडरेशन की बात हो गई। और जो यूनियन है, ये जो यूनियन शब्द है, इसका अगर उदाहरण देखें तो इसमें भी संघ है और इसमें भी राज्य है। लेकिन यूनियन के अंतर्गत संघ जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा शक्तिशाली है। और इस संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो इसी संघ के अंतर्गत समाहित हैं और संघ से अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। इसका जो मुख्य उदाहरण अगर हम देखें तो इसके उदाहरण के रूप में हम भारत और कनाडा को देख सकते हैं। भारत और कनाडा की शासन प्रणालियां ऐसी हैं जहां पे संघ व्यवस्था जो है वो राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है, यानी संघ के अंतर्गत ही राज्य हैं और राज्यों की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है। संघ चाहे तो इस राज्य को समाप्त भी कर सकता है, संघ शासित क्षेत्र को भी समाप्त कर सकता है, यानी अंतिम शक्ति जो है संघ के नियंत्रण में है। उसके अलावा जो परिसंघ है परिसंघ है जिसे हम फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशन, फेडरेशन में भी दो चीजों पर विचार किया गया है, एक संघ का और एक राज्य के विषय में। लेकिन इस फेडरेशन में अंतर यह होता है कि इसमें दोनों ही संघ और राज्य दोनों ही अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं, दोनों ही अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं और अपनी अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। और इसका बेहतर उदाहरण जो है वो अमेरिका का संविधान है।
अमेरिका के संविधान में पहले 13 राज्य हुआ करते थे। इन 13 राज्यों ने समझौता करके और राज्यों को जोड़ करके अपनी संख्या 50 कर ली, और इस 50 संख्या के बाद एक ऐसे संघ का निर्माण कर लिया जिसकी सदस्यता आवश्यक है। लेकिन इस प्रकार के संघ में एक राज्य की नागरिकता भी होती है और एक संघ की भी नागरिकता होती है। तो इन तीनों को जान लेने के बाद इस भारत के संघ का मतलब यह है कि भारत में राज्यों का जो संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, तो भारत का संघ जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और भारत में राज्यों की संप्रभुता नहीं है, केवल संघ की है, और संघ चाहे तो राज्य के अस्तित्व को समाप्त भी कर सकता है। तो आर्टिकल 1 में ये चीज कही गई है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो संघ का मतलब यह है कि भारत के अंतर्गत ही, भारतीय संघ के अंतर्गत ही सभी राज्य समाहित है, किसी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। और भारत, इसके अलावा ये तो आर्टिकल 1 का ये पहला सेक्शन हो गया जो बताता है भारत का नाम क्या है और भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। अगर इसके दूसरे सेक्शन की बात की जाए तो यह कहता है कि भारतीय संघ में वो होंगे जो पहली अनुसूची के अंतर्गत हैं। भारतीय संघ में वो होंगे जो पहली अनुसूची के अंतर्गत हैं। तो पहली अनुसूची में किन किन चीजों की व्यवस्था की गई है? अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्य की बात कही गई है, इसमें संघ शासित क्षेत्रों की बात की गई है, और इसमें अर्जित क्षेत्र की बात की गई है, अर्जित क्षेत्र। अब अगर हम देखें तो भारत में राज्य कितने हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। संघ शासित क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। और अर्जित क्षेत्र कितने हैं? तो इस समय भारत के संविधान में अर्जित क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब हमारा संविधान निर्मित हो रहा था तो उस समय अर्जित क्षेत्र के रूप में हमारे पास कई चीजें थी, जैसे चंद्रनगर था, चंद्रनगर को बाद में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मिलाया गया, चंद्रनगर था। उसके बाद फ्रांसीसी जो बस्ती है, कारिकल, माहे और यनम के जो क्षेत्र हैं ये अर्जित क्षेत्र के रूप में थे। या फिर गोवा, दमन और दीव, इन क्षेत्रों का प्रशासन जो हुआ वो अर्जित क्षेत्र के रूप में हुआ। लेकिन वर्तमान में भारत के अंतर्गत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। इसके पहले जो है हमारे क्षेत्र में ये अर्जित क्षेत्र जो है हुआ करते हैं। तो ये दो चीजें हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संघ के अंतर्गत, पहले के अंतर्गत भारत के नाम को बताया गया है, दूसरे के अंतर्गत पहली अनुसूची को बताया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत जो है, भारत में कितने राज्य होंगे, यानी पहली अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। और तीसरा जो क्षेत्र है अगर देखें तो इसमें अलग से अर्जित क्षेत्रों के रूप में इसे बताया गया है। अर्जित क्षेत्र जो पुराने हैं, जिनको मैंने ऊपर बताया, जैसे चंद्रनगर हो गया,
कारिकल, माहे, यनम, गोवा, दमन, दीव, गोवा, दमन, दीव, ये सारी चीजें ये अर्जित क्षेत्र के रूप में थी, लेकिन आगे चल करके इन्हें जो है भारत के राज्य के अंतर्गत जो है शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान समय में भारत में अर्जित क्षेत्र नहीं है। अब इन चीजों को देखते हुए, भारत में राज्य या संघ शासित क्षेत्रों को देखते हुए, तो ये कहा जा सकता है कि राज्यों का जो प्रशासन है, राज्यों का प्रशासन राज्यपाल की सहायता से और संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करेगा, या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति करेगा। तो अगर हम संघ शासित क्षेत्रों में देखते हैं, तो संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे अगर विचार किया जाए तो जैसे चंडीगढ़ है, यहाँ पे मुख्य आयुक्त शासक है। चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त, और दादर नगर हवेली इन सब में प्रशासक शासक करता है। यहाँ का जो शासन चलता है वो प्रशासक के माध्यम से चलता है। और अन्य जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, अन्य संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल शासन करता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त, दादर नगर हवेली व इसमें प्रशासक शासक करेगा, और अन्य संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल शासन करेगा। जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में वहां पे उपराज्यपाल का शासन है, जो राष्ट्रपति द्वारा नामित जो है व्यक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में राज्यों का प्रशासन जो है वो किया जा सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो किसी निकट के राज्य का प्रशासन जो है वो निकट राज्य के प्रशासन को वह किसी निकट के राज्यपाल को सौंप सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत या राष्ट्रपति के जो है शक्तियों के अंतर्गत आने वाली चीज है।
इसके अलावा अगर बात करें हम अनुच्छेद 2 की, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा भारत का नाम और भारत का जो प्रशासन होगा, उसके बाद भारत के राज्यों का नाम किसमें दिया गया है, तो पहली अनुसूची में, उसके बाद अर्जित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित चीजें हम लोगों ने देखी। तो अनुच्छेद 2 जो है वो है नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। तो भारत में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश से संबंधित जो नियम या कानून हैं या जो अधिकार हैं, ये एक ही संस्था को है और वो है भारत की संसद। यानी भारत की संसद संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन जो है संसद, आप जैसे ध्यान दें, जैसे भारत की ये भारत है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संघ के अंतर्गत भारत की बाह्य सीमा में जितने जुड़ेंगे, भारत की बाह्य सीमा में, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान मान लीजिए, अफगानिस्तान मान लीजिए, नेपाल मान लीजिए, भूटान मान लीजिए किसी से युद्ध हो रहा है और भारत ने उसके कुछ क्षेत्रों को जीता और जीत करके अगर संघ में मिलाना है, तो ये इसकी बाहरी सीमा में जुड़ने वाले जो है तत्व होंगे। यानी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संप्रभुता, भारतीय संघ के अंतर्गत उसकी बाह्य सीमा में जो क्षेत्र जुड़ेंगे उसे हम नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित चीजें मानेंगे। और इस चीज के लिए एक ही संस्था जो है कंपलसरी बनाई गई है, वो है भारत की संसद। भारत की संसद चाहे तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करा सकती है। उसके अलावा अगर हम अनुच्छेद 3 की बात करें, आर्टिकल 3 की बात करें, आर्टिकल 3 यह कहता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, तथा क्षेत्र में परिवर्तन। यानी भारतीय संघ के वर्तमान राज्य जो हैं उनके नाम, सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित जो कार्य किए जाएंगे और जो संस्था करेगी, वो जो संस्था है वो संसद है। यानी भारत के संघ में वर्तमान राज्यों के अगर उनके नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो वो संसद करेगी। लेकिन इससे संबंधित विधेयक जब तक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ही, जब तक राष्ट्रपति रेकमेंड नहीं करेगा तब तक वह संसद में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यानी किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए पहले विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, तभी ये हो पाएगा। और भारतीय संघ के अंतर्गत जैसे ये भारत है, इसकी आंतरिक सीमा में, यानी भारत में इस समय मान लीजिए 28 राज्य हैं, तो आंतरिक सीमा में जैसे मान लीजिए अभी उत्तराखंड बना हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य का नाम चेंज कर दिया गया, अब उसका नाम उत्तरांचल बना हुआ था, उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। ऐसे ही कई राज्यों का नाम जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, जैसे जितने भी क्षेत्र हैं, तो इस क्षेत्र में संसद 4 प्रकार से कार्य कर सकती है। संसद जो है
किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या दो राज्यों के भागों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि ये कार्य करना है तो इसके लिए संबंधित विधेयक पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो ये आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 4 की बात अगर हम करें, आर्टिकल 4 और इसमें ये लिखा गया है कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी बातें हमने पढ़ी हैं वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता। यही आर्टिकल 4 में लिखा गया है। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 2 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता। बाहरी क्षेत्र को भारत में नए राज्यों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत कोई क्षेत्र किसी बाहरी या अन्य देश को नहीं सौंपा जा सकता। इस प्रकार की बाध्यता जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत है। तो इस तरह से भारतीय संघ एवं राज्यों के अंतर्गत जो हम लोगों ने देखा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग को अध्ययन करना है। इसमें आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, ये ध्यान रखना है, यूनियन ऑफ स्टेट है न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। और बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण जो है ये। और भारत आर्टिकल 1 में भारत का नाम बताया गया है, भारत की प्रशासनिक प्रणाली के विषय में बताया गया है कि वो कैसी होगी। और भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्जित क्षेत्र नहीं है, लेकिन पहले अर्जित क्षेत्र थे। तो भारतीय संघ की पहली अनुसूची के विषय में बताया गया है कि इसमें कितने राज्य हैं और कितना संघ शासित क्षेत्र है। अगर इसके तीसरे कॉलम की बात की जाए तो उसमें अर्जित क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। इसके अलावा हमने आपको बताया अधिसंघ, जिसे हम कन्फेडरेशन कहते हैं, जिसमें राज्य ज्यादा शक्तिशाली होते हैं संघ से। यूएसएसआर इसका उदाहरण है। संघ जो यूनियन जो प्रणाली हमने अडॉप्ट की है उसमें संघ शक्तिशाली है और राज्यों को इससे निकलने का अधिकार नहीं है। परिसंघ जो होता है इसमें संघ और राज्य दोनों की शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में जो है स्वतंत्रता पूर्वक होती है और इसका उदाहरण अमेरिका है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो संघ राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक
जो होगा राष्ट्रपति होगा, या राष्ट्रपति अपने किसी भी व्यक्ति को नामित करके संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन करवाता है, जबकि राज्य का राज्यपाल जो होगा वो मंत्रियों की सहायता से राज्य का प्रशासन देखेगा। चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त शासन करता है। दादर नगर हवेली व अन्य जगहों पे जो है प्रशासक शासक करते हैं, और अन्य जितने संघ शासित क्षेत्र हैं उसमें उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली अन्य संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल का शासन होता है। नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो होती है वो भारत की वायु सीमा के अंतर्गत की जाती है। वर्तमान राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन जो होता है वो भारत की आंतरिक सीमा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्गत होता है, और उसका विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और जो है ये जो है संघ और उसके राज्य से संबंधित जो है पहला भाग था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।